हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है पायरोमीटर, डी ऑप्शन है लैक्टोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, हाइग्रोमीटर। ओके। हाइग्रोमीटर अथवा द्रव्य घनत्व मापी या उत्प्लव घनत्व मापी वह यंत्र होता है जिससे बिना किसी गणना के द्रवों के घनत्व पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा। अगर आप हिंदी माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं तो संभवतः हिंदी के नाम भी आ सकते हैं। हाइग्रोमीटर इसे कहते हैं द्रव्य घनत्व मापी या उत्प्लव घनत्व मापी। तो ये एक यंत्र होता है। इससे क्या होता है कि जो द्रवों के घनत्व होते हैं उन्हें पढ़ा जाता है। ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर कहा जाता है। अब अगर बात करें पायरोमीटर, तो वो क्या होता है? तो पायरोमीटर से ऊंचे ताप की ये माप करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक उत्ताप मापी होते हैं, विकिरण उत्ताप मापी होते हैं, प्रतिरोध उत्ताप मापी होते हैं, ताप विद्युत उत्ताप मापी होते हैं। अगर आपकी बात हो रही है, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है लैक्टोमीटर। ठीक है। पायरोमीटर हमने आपको बता दिया, सी ऑप्शन में दिया गया है पायरोमीटर। कि पायरोमीटर क्या कार्य करता है? ये ऊंचे ताप की माप करता है और ये 2-3 प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक, विकिरण और प्रतिरोध उत्ताप मापी और विद्युत उत्ताप मापी। ठीक है। इसी प्रकार लैक्टोमीटर की अगर बात करें तो लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या होती है? ए ऑप्शन है क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नाट्रॉन ट्यूब्स, बी ऑप्शन है क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, सी ऑप्शन है मैग्नेट्रॉन ट्यूब और डी ऑप्शन है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ठीक है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में होता है और ये कार्य क्या करता है ये भी समझिएगा। ये सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करके ओवन में ऊष्मा को बढ़ा देता है, जिससे आपका जो भी भोजन होता है वो पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदर्शित करती है। जो वाहन होते हैं उनमें पेट्रोल होता है, तो उससे जो पेट्रोल जलता है, धुआं निकलता है, उससे किस तरह का प्रदूषण होता है? किस चीज़ से प्रदूषण होता है ये पूछा गया। तो ए ऑप्शन है मरकरी, बी ऑप्शन है कैडमियम, सी ऑप्शन है लेड और डी ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाहनों में पेट्रोल के जलने से क्या होता है? लेड का उत्सर्जन होता है। इसकी बात जो सिंबल होता है वो होता है पीवी, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है और यह सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र के प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो मानव तंत्र के प्रति ऑक्सीकारकों का क्या कार्य है ये बताना है आपको। यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, बी ऑप्शन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं और सी ऑप्शन है आपका ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, डी ऑप्शन है यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो इसका क्या होता है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है थर्मोपाइल, बी ऑप्शन है सौर सेल, सी ऑप्शन है डायनमो, डी ऑप्शन है लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो सौर सेल होता है। ठीक है। सौर सेल सूर्य के प्रकाश के माध्यम से क्या करता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, रोम है एक, तो रोम क्या है? वॉलेटाइल स्मृति, बी ऑप्शन है नॉन वॉलेटाइल स्मृति,
सी ऑप्शन है द्वितीयक स्मृति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रोम की पहली बात तो फुल फॉर्म आप समझ लीजिएगा, तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। और ये एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, मतलब कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें संग्रहित क्या क्या होता है तो ये भी समझिएगा। इसमें डाटा और सूचनाएं संग्रहित होती हैं जो स्वयं नष्ट नहीं हो सकती हैं, उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती हैं तथा कंप्यूटर के इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की अगर सप्लाई बंद कर दी जाए तो रोम में सूचनाएं बनी रहती हैं। तो ये सारी बातें रोम से संबंधित थी, वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से संबंधित, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये आपको बताना है ऑप्शन पढ़ने के बाद। ए ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारतें, बी ऑप्शन है प्रथम असली मेहराब, सी ऑप्शन है पूजा स्थल, डी ऑप्शन है कला और वास्तुकला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो थी पक्की ईंट से बनी इमारत। अब सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ और चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, जो बार बार पूछे भी जाते हैं। सिंधु सभ्यता से हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न तो आ ही जाता है। तो सिंधु सभ्यता जो थी भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्राथमिक बिंदु है या प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए कि प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी सभ्यता है तो सिंधु सभ्यता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय सभी सभ्यता के इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता में नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे, सड़कें एक दूसरे को प्राय समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, किंतु मूर्ति पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें, मनके और मृदभांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करती हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो सिंधु सभ्यता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो अगला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन है राखल दास बनर्जी, बी ऑप्शन है सर आर एल स्टाइन, सी ऑप्शन है डी आर भंडारकर, डी ऑप्शन है ए जी मजूमदार। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। राखल दास बनर्जी ने क्या किया था, पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से सिंध प्राप्त, इस तरह से बता सकते हैं इसको, जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी जो महत्वपूर्ण स्थल था मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, मतलब मरे हुए लोगों का एक टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पे 1921-22 में क्या हुआ था कि दो पुरातत्व शास्त्रियों ने राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि परस्पर 483 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। पिग्गट महोदय ने क्या कहा फिर? पिग्गट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां भी कहा है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किन्होंने कहा है, तो ये पिग्गट ने कहा है। साहनी तथा बनर्जी के पश्चात माधव स्वरूप वत्स ने क्रमशः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन कराकर महत्वपूर्ण सामग्रियों को प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों मार्टिमर व्हीलर, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, एन जी मजूमदार, आर एल स्टीन आदि ने सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता अथवा इसके मुख्य हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मोहनजोदड़ो से याद रखनी है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था?
तो ए ऑप्शन है परशुनी नदी, बी ऑप्शन है सरस्वती नदी, सी ऑप्शन है बिपाशा नदी और डी ऑप्शन है अस्किनी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परशुनी नदी। ऋग्वेद में जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं, परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। परशुनी नदी जो वर्तमान में रावी नदी है, उसका प्राचीन नाम परुशनी नदी है, तो ये भी याद रखिएगा। इस युद्ध में भरतों के राजा सुदास ने, जिसके पुरोहित वरिष्ठ ऋषि थे, 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। इस संघ के पुरोहित विश्वामित्र ऋषि थे। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में अवस्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है नरनास्यक, बी ऑप्शन है इम्मद नरसिम्हा, सी ऑप्शन है वीर नरसिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका वीर नरसिंह जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं कि तुलुव वंश कहाँ था, क्या था। ठीक है, 1505 ईस्वी में लगभग नरसा नायक के पुत्र वीर सिंह ने सालव नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके क्या किया था? स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश की स्थापना की थी। वीर नरसिंह ने इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बालबहार की संज्ञा दी जाती है। वीर नरसिंह के इस कुकृत्य के विरुद्ध संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में उसके विरुद्ध व्यापक असंतोष फैल गया था। वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्षों में आंतरिक विद्रोहों, बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करता रहा और फिर क्या हुआ, 1509 में उनकी मृत्यु हो गई और उसका अनुज कृष्णदेवराय सिंहासन पर आरूढ़ हो गया था। ठीक है, और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य में जो राजा थे वो काफ़ी अच्छे राजा सुने जाते हैं। इनके बारे में कभी विस्तार से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जजिया किसके शासन काल में पुनः लगाया गया था? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है औरंगजेब, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है हुमायूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। जजिया कर को बंद कर दिया था अकबर ने, और अकबर कौन थे? हुमायूं के पुत्र थे। तो हुमायूं साहब तो पहले ही थे, तब तो जजिया चल रहा था। फिर अकबर ने क्या किया था? जजिया को बंद कर दिया था। फिर जहांगीर जी आए, जो सलीम के नाम से आप लोग जानते हैं सभी लोग, फिर इन्होंने भी जजिया करने लगा। फिर जब औरंगजेब आते हैं तो आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको हिस्ट्री की स्टोरी थोड़ी थोड़ी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो और आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो औरंगजेब ने क्या किया था? जजिया कर फिर से लगा दिया था। औरंगजेब बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के लिए बहुत ही कठोर हो गया था, मतलब वो बहुत कठोर राजा था। एक आदेश के अनुसार हिंदुओं को अपने मंदिरों की मरम्मत कराने का अधिकार रहा ना। सूबेदार तथा मोहतशिमों को जो मोहतशिव थे उनको सभी हिंदू मंदिरों पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दे दी गई थी। 1679 में सभी हिंदुओं पर पुनः जो जजिया कर लगा दिया गया। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 ईस्वी में किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसने सिंध प्रांत में लगाया था, जिसे सल्तनत काल के सुल्तानों ने जारी किया था। ठीक है, तो ये भी कभी पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में लगाया था। फिर 1764 में जो अकबर हैं उन्होंने बंद कर दिया था। फिर से किसने लगाया? 1679 में। तो 1679 में लगाया अकबर ने। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता होगा, क्योंकि उस समय जो वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे उस समय, वो कौन थे? तो वो थे कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी मेरठ से, 10 मई से स्टार्ट हुई थी, तो कौन थे उस समय? तो वो उस समय थे कैनिंग। तो अब मुख्यालय अगर बनाएगा तो कौन बनाएगा? कैनिंग। आप इस तरह से भी कर सकते हो। 1857 के विद्रोह या रिवोल्ट के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था। ठीक है,
इलाहाबाद में विद्रोह जून 1857 में प्रारंभ हुआ था, जहां विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी, जिन्हें जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया था। कर्नल नील ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह विस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये विद्रोह जो विद्रोह हुआ था, तो ये किसका विद्रोह था? तो भीलों का था, गारों का था, या गोंडों का था, या कोलियों का था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गारो। पागलपंथी विद्रोह करमशाह द्वारा चलाया गया एक अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था, जो सत्य, समानता एवं भाईचारों के सिद्धांतों के समर्थन हेतु चलाया गया था। जो सत्य समानता के लिए चलाया गया था। अब करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू मीर धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। तो उसने क्या किया कि जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, वहां का स्वतंत्र शासक बन गया। उसने प्रशासनिक समस्या के लिए एक न्यायाधीश और जिलाधिकारी को नियुक्त किया। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों तक उपद्रव किए तथा क्षेत्र 1840 से 1850 तक उपद्रवग्रस्त बना रहा था। तो ये सारी बातें याद रखिए। पागलपंथी जो विद्रोह था वो किसके द्वारा किया गया था? गारो के द्वारा किया गया था। गारो एक क्या है? एक जनजाति। और गारो खसी जयंती है, मेघालय की पहाड़ी भी है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 1884 में, बी ऑप्शन है 1875 में, सी ऑप्शन है 1882 में, डी ऑप्शन है 1878 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 में क्या हुआ था? पारित करा गया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें तो ये 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। अब यहाँ देसी भाषा प्रेस अधिनियम है, इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम इसका यही है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में हुआ था। और उस समय जो कार्यकाल था वो किसका था? लॉर्ड लिटन का था, ये भी याद रखिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया और इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने का सफल अस्त्र बनाया। इस अधिनियम को मुंहबंद कराने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। यह अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस जगह हुआ था? तो बनारस, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है नागपुर, डी ऑप्शन है आपका सूरत। तो 1907 में क्या होता है? सूरत में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वार्षिक अधिवेशन, जिसमें उदारवादियों एवं उग्रवादियों के अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष जो हैं अध्यक्ष बनना चाहते थे। अतः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल रहे। सूरत का कांग्रेस अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को कहाँ पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। और वहीं से क्या होता है, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो जाती है। पर फिर से 1916 में अधिवेशन होता है, आई थिंक लाहौर अधिवेशन होता है, कंफर्म नहीं कौन सा अधिवेशन है। 1916 कंफर्म, 1916 में फिर से ये विलय हो जाते हैं, गरम दल नरम दल